हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनुमान प्रमाण कंटिन्यूशन वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान के भेद देखे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अनुमान को के न्याय दर्शन के अनुसार भेद देखेंगे। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ववत अनुमान देखते हैं। क्या बताया गया इसमें? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान करना। उदाहरण देख लेते हैं इसे। घने बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान करना। पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान करना। एस्टिमेटिंग डेंटल कैरीज बाय लुकिंग एट हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? शेषवत अनुमान। क्या कहने का मतलब है? कार्य से कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान करना। इसके उदाहरण देख लेते हैं। बाढ़ को देखकर भारी वर्षा का अनुमान करना। व्याधि को देखकर हेतुओं का अनुमान करना। एस्टिमेटिंग हैबिट ऑफ स्मोकिंग बाय लुकिंग एट अ पेशेंट ऑफ लंग डिजीज। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट आपका सामान्य तो दृष्ट अनुमान। ठीक है, इसको क्या बताया गया है? सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट अनुमान। यह कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है। कार्य कारण संबंध होते हुए भी कुछ वस्तुएं परस्पर जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें उसी प्रकार साथ साथ देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान करना। नेत्र पित्तता देखकर कामला का अनुमान करना। ठीक है, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्या है आपका? अनुमान के चरक अनुसार भेद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या क्या भेद है? वर्तमानकालीन अनुमान, भूतकालीन अनुमान, भविष्यकालीन अनुमान। ठीक है, क्या कहा गया इसमें? प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते गुणो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एवं व्यवस्य यन्ति इतम बीजात फलम आगतम दृष्टवा बीजात फलम जाति में हैव सदृशम बुधा। चरक सूत्र 11-21 11/21 तो सबसे पहले आइए देखते हैं वर्तमानकालीन अनुमान। ठीक है, क्या बताया गया? धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना। धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना। दूसरा क्या आपका है? भूतकालीन अनुमान। इसमें क्या बताया गया? गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना। तीसरा आपका है भविष्यकालीन अनुमान। बीज को देखकर फल का अनुमान करना। ठीक है, अब क्या है? इन्फरेंस। क्या बताया गया? इन्फरेंस इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग सच एज द एक्ट ऑफ पासिंग फ्रॉम वन प्रोपोर्शन स्टेटमेंट और जजमेंट कंसिडर्ड एज अ ट्रू टू अनदर whose truth is believed to follow from that of the former. The act of passing from statistical sample data to generalization, usually with calculated degree of certainty, is inference. ठीक है, inference is a conclusion that is drawn because of known facts or evidence. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का अनुमान का भेद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है एक सेकंड, हेतु के लक्षण एवं भेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हेतु के लक्षण। ठीक है, क्या बताया गया है? हेतु अनुमान सिद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेतु के बिना साध्य की सिद्धि संभव नहीं। हेतु यदि सही न हो तो अनुमान भी सही नहीं होगा। अतः हेतु का सही होना अनुमान के लिए अत्यावश्यक है। जैसे साधन से साध्य सिद्ध करना, उसे हेतु कहते हैं। ठीक है, तो हेतु के भेद देख लेते हैं। हेतु दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सद हेतु और असद हेतु। ठीक है, सर्वप्रथम सद हेतु देख लेते हैं। क्या बताया गया है? यह निर्देश हेतु होता है। ठीक है, निर्दोष। यदि हेतु दोषयुक्त न हो तो निष्कर्ष भी सही होगा। सद हेतु में निम्नलिखित 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? पक्षीय सत्वम, सपक्षीय सत्वम, विपक्षीय असत्वम, अबाधित विषयत्व। ठीक है, असत्य प्रतिपक्षत्व। ठीक है, तो कहने का इसका मतलब क्या अर्थ क्या है? पक्षीय सत्वम हेतु का पक्ष पर रहना। ठीक है, धूम का पर्वत पर रहना। सपक्षीय सत्वम हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना। ठीक है, धूम का अग्नियुक्त पर्वत पर होना। विपक्षीय असत्वम पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम का भी न होना। अबाधित विषयत्व हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु के कारण धूम को देखने में बाधा न होना। असत्य प्रतिपक्षत्व साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना। ठीक है, अर्थात पर्वत पर धूम के साथ अन्य किसी विपरीत विषय यानी वर्षा आदि का न होना। ठीक है, नेक्स्ट है असद हेतु या हेतु आभास। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। हेतु आभास। ठीक है, हेतु आभास जिससे हेतु का आभास होता है वह हेतु आभास है। यह सद हेतु नहीं है। इसे अहेतु या असद हेतु भी कहते हैं। असद हेतु सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं है। हेतु आभास वह हेतु है जो किसी कार्य का कारण तो नहीं तो न हो, परंतु हेतु का आभासी हो। यह 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वविचार, असिद्धि, विरुद्ध, बाधित, सत प्रतिपक्ष। ठीक है, तो चलिए एक करके सभी को देखते हैं। पहले क्या है? स्वविचार। ठीक है, क्या बताया गया? अनुमान के सही होने के लिए हेतु का हमेशा साध्य के साथ पाया जाना अनिवार्य है। इसमें कोई भी उपवाद नहीं होना चाहिए। जो हेतु साध्य के साथ नियत नहीं रहता, अर्थात कभी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव के साथ रहता है, उसे सविचार हेतु आभास कहते हैं। स्वविचार हेतु आभास 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? साधारण, असाधारण और अनुपंसारी। ठीक है, साधारण क्या होता है? आइए देखते हैं। जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाता है और साध्य के अभाव किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण स्वविचारी हेतु आभास। ठीक है, उदाहरण क्या है? यह गाय है क्योंकि इसके सींग है।
इस उदाहरण में सिंह हेतु है और गाय साध्य है, परंतु यह सिंह हेतु अन्य प्राणियों में पाया जाता है, अतः सिंह हेतु न होकर हेतुआभास है। हम केवल सिंह को देखकर गाय का अनुमान नहीं कर सकते। ठीक है, इस रोगी को आमवात व्याधि है क्योंकि इसकी संधियों में शूल है। यहाँ साध्य आमवात है और हेतु क्या है, संधि में शूल, परंतु यह हेतुआभास है क्योंकि आमवात के अतिरिक्त अन्य व्याधियों में भी संधि सूल पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या आपका है असाधारण। ठीक है, असाधारण का क्या कहने का मतलब है, किसी साध्य का हेतु यदि प्रसिद्ध पक्ष छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में न मिलना हो तो उसे असाधारण हेतुआभास कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व पाया जाता है। इस उदाहरण में साध्य शब्द की नित्यता है, हेतु शब्दत्व है और पक्ष शब्द है। किसी भी अनुमान को सार्थक करने के लिए दृष्टांत का होना आवश्यक है, परंतु प्रस्तुत उदाहरण में शब्दत्व ये हेतु शब्द इस पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष पर नहीं पाया जाता और अन्य उदाहरण के बिना व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर आपका क्या है, थर्ड है अनुसंहारी। ठीक है, हेतु और साध्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है, जिससे दृष्टांत प्रस्तापित किया जा सके। इसमें पक्ष के अलावा अन्य कोई पदार्थ हो नहीं बचता जिसे हेतु संबंध प्रस्तापित कर सके। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, संसार के सब कुछ अच्छा है क्योंकि सब ईश्वर की रचना है। इस उदाहरण में साध्य अच्छा साबित करना है और हेतु ईश्वर की रचना और पक्ष सब कुछ। ठीक है, यहाँ सब कुछ इस पक्ष पर के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष नहीं बचता जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्तापित किया जा सके। ठीक है, जो सेकंड हेतुआभास है वो क्या है आपका, विरुद्ध। तो चलिए देखते हैं विरुद्ध क्या बताया गया। साध्य अव्यय आपको हेतु विरुद्ध। जब हेतु साध्य को सिद्ध न करे परंतु उसके अभाव को ही सिद्ध करे तो उसे क्या कहते हैं, विरुद्ध हेतुआभास। उदाहरण, हवा भारी है क्योंकि हवा वह रिक्त है, खाली है। इस उदाहरण में साध्य क्या है, भारी साबित करना, और हेतु क्या है, रिक्त है। यहाँ जो हेतु है वह हवा के भारीपन को नहीं अपितु उसके खालीपन को प्रस्तापित करता है। इस रोगी को शाक आश्रित कामला है क्योंकि इसका मल पित्त है। ठीक है, इस उदाहरण में साध्य शाक आश्रित कामला है और हेतु क्या है, मल का पित्तता। यहाँ जो हेतु है वह शाक आश्रित कामला को नहीं अपितु उसके न होने को प्रस्तापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड है सत प्रतिपक्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। साध्य साध्य अभाव साधकम हेतुअंतरम यस्य सत प्रतिपक्ष। जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उसे प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा जाता है, परंतु जैसे दूसरे हेतु के कारण प्रथम हेतु सत प्रतिपक्ष है वैसे ही प्रथम हेतु के कारण दूसरा हेतु भी सत प्रतिपक्ष है। शब्द नित्य है सुने जाने के कारण और शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट में भांति कार्य है। ठीक है, तुमको देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो रही हो, यहाँ नियत साधक और अनित्य साधक। ठीक है, दोनों नित्य साधक और अनित्य साधक दोनों उपस्थित है, इसलिए दोनों सत प्रतिपक्ष हेतुआभास है। फोर्थ क्या आपका है, असिद्ध। साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध ना हो, ऐसे हेतु को सिद्ध हेतुआभास कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्यापत्य सिद्ध। तो पहले देखते हैं क्या आश्रय सिद्ध क्या बताया गया है, जिस हेतु का आश्रय पक्ष ही सिद्ध है उसका अस्तित्व ही नहीं। ठीक है, उसे आश्रय सिद्ध हेतुआभास कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, क्या बताया गया उदाहरण में, आकाश का कमल सुगंधित है क्योंकि उसमें कमलत्व, तालाब के कमल की तरह तालाब के कमल में भी कलमत्व होता है और वह सुगंधित होता है, इसलिए आकाश का कमल भी सुगंधित होता है क्योंकि उसमें भी कलमत्व रहता है। यहाँ आकाश के कलम का होना यह पक्ष की असिद्धि है, इसका अस्तित्व नहीं है, अतः यह आश्रय असिद्ध होगा। प्रोस्टेट के कैंसर में ग्रसित महिला की व्याधि की चिकित्सा करना असंभव है क्योंकि उनमें रक्त मूत्र का यह लक्षण दिखाई दे रहा है। पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट के कैंसर की तरह यहाँ महिलाओं में प्रोस्टेट का कैंसर होना यह पक्ष की असिद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, स्वरूप असिद्धि। ठीक है, जब हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता तब उसे स्वरूप असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। सत हेतु के लक्षण पक्ष सत्व पक्ष पर रहना, यहाँ हेतु पक्ष पर नहीं रहता था, वह हेतुआभास है। उदाहरण क्या है, शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, इस उदाहरण में साध्य गुण है और हेतु आंखों से दिखाई देता है, और पक्ष शब्द है परंतु शब्द आंखों से दिखाई नहीं देता था, हेतु पक्ष पर नहीं, इसलिए वह स्वरूप असिद्ध हेतुआभास है। अग्निबंध में ग्रसित बालक को भरपेट खाता देख यह कहना है कि उसे भूख लगी हो, यहाँ भरपेट खाना यह हेतु अग्निबंध ग्रसित बालक इस पक्ष पर नहीं रह सकता। ठीक है, थर्ड क्या है, व्यापत्य असिद्ध। उपाधि युक्त हेतु को व्यापत्य असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। किसी भी अनुमान के लिए हेतु और साध्य में व्याप्ति आवश्यक है, परंतु यदि हेतु साध्य से व्याप्त न हो तो उसका व्यापत्व असिद्ध होता है। यदि इसे समझना हो तो उपाधि के आधार लिया जाता है। ठीक है, उपाधि किसे कहेंगे, जो धर्म साध्य को व्यापक हो परंतु साधन का व्यापक न हो, उसे क्या कहेंगे, व्याधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, जब हम पर्वत पर धुएं को अग्नि के सिद्ध कर रहे होते हैं तब यहाँ अग्नि हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्यापत्व असिद्ध या विचारी होता है। जिसे हेतु में व्याप्ति असिद्ध हो उसे व्यापत्व असिद्ध कहते हैं। उपयुक्त व्यभिचारी हेतु में आंध्र ईंधन के संयोग को उपाधि मानते हैं। आंध्र ईंधन का संयोग जो अग्नि में है वह वास्तव में धुएं का कारण होता है। इसमें यह सिद्ध होता है कि पर्वत पर जो धुआं है वह आग के कारण नहीं अपितु गीली लकड़ी और आग के
संबंध के ही कारण है। इसके यह सिद्ध होता है कि जहाँ जहाँ धुआं रूप साध्य होता है वहाँ वहाँ गीली लकड़ी का संयोग होता है, अतः गीली लकड़ी का संयोग साध्य का व्यापक। इसी तरह जहाँ जहाँ अग्नि रूप हेतु होता है वहाँ वहाँ गीली लकड़ी का संयोग नहीं होता, अतः गीली लकड़ी का संयोग साधन का व्यापक नहीं है। यह सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में आ, आर्द्र ईंधक संयोग से के साध्य का व्यापक एवं साधन के व्यापक न होने के कारण गीली लकड़ी के संयोग को उपाधि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस उपाधि से युक्त होने के कारण अग्नि रूप हेतु सोप अधिक होता है, इसलिए अग्नि को व्यापकत्व असिद्धि माना जाता है। ठीक है, फिर से आपका बाधित यस्य साध्य अभाव प्रमाण अंतरे निश्चित सबाधित। जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है वह हेतु बाधित कहलाता है। गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे क्षीर। इस उदाहरण में क्षीर का दृष्टांत है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण में गिलोय का वित्तिक तरह ज्ञात होता है, अतः अनुमान में बाधा आती है। इसे इसे ही बाधित हेतुआभास कहते हैं। ठीक है, तो हेतुआभास क्या है? स्वविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और क्या है? बाधित है। ठीक है, स्वविचार कितने? तीन है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। ठीक है, असिद्ध कौन कौन से? आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध। ठीक है, अब क्या है? चरक संहिता के अनुसार हेतुआभास के भेद क्या क्या है? हेतुर नाम प्रकरण सम, संशयम सम, वर्णय सम, चेति। हेतु तीन प्रकार के होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम, वर्णय सम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रकरण सम हेतु। यदि हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरण सम हेतु कहते हैं। अनुमान के लिए पक्ष और हेतु स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, शरीर में भिन्न आत्मा नित्य है। ठीक है, शरीर से भिन्न आत्मा नित्य, क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। इस उदाहरण में शरीर से भिन्नत्व हेतु है, आत्मा का नित्यत्व साध्य है, और शरीर से भिन्न आत्मा पक्ष है। यहाँ पक्ष व हेतु समान है, अतः इसे प्रकरण सम हेतु कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है? संशय सम हेतु। जो हेतु संशय को निर्माण करता है, यदि वही संशय को दूर करने का हेतु हो तो संशय सम हेतु कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? यदि कोई कहता है कि वह व्यक्ति आयुर्वेद के केवल एक भाग को कह रहा है, अतः यह संदेह होता है कि यह वैध है भी या नहीं। ठीक है, इस पर दूसरा कहता है इस प्रकार यह व्यक्ति आयुर्वेद के एक भाग को कह रहा है, अतः वह आयुर्वेद को जानने वाला वैद्य होगा। ठीक है, थर्ड क्या है? विनय सम हेतु। जो विषय स्वयं स्थापित नहीं है उसे किसी अन्य गैर स्थापित विषय को स्थापित करने के हेतु के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति प्रस्थापित करने के लिए दृष्टांत का सिद्ध होना अनिवार्य है। वर्णय सम का अर्थ है जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि कोई कहे कि स्पर्शनीय होने से बुद्धि अनित्य है शब्द के समान, यहाँ जो दृष्टांत है वही स्थापित नहीं है, अर्थात वर्णय है, और साध्य अर्थात बुद्धि नित्य है, वह भी वर्णय है। ठीक है, दोनों वर्णय होने से इसे वर्णय सम हेतु कहते हैं। क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार हेतुआभास के भेद क्या क्या है? न्याय दर्शन ने 5 हेतुआभास का वर्णन किया है: स्वविचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और क्या है? कालातीत। ठीक है, या बांधित। ठीक है, तो हेतुआभास के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है तर्क या लॉजिक। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। गौतम का न्याय सूत्र पहला ग्रंथ है जिसमें तर्क शास्त्र का व्यवस्थित ढंग से विचार किया गया है। ठीक है, तर्क की परिभाषा न्याय दर्शन के अनुसार क्या है? विज्ञात तत्व। ठीक है, अर्थ, कारण, उपमक्ति, स्वतंत्र ज्ञान, अर्थ, मूर्त, न जाने हुए किसी विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण को उपपत्ति पूर्व विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। ठीक है, तर्क के भेद देख लेते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्राण बाधित, चक्र का आत्मा आश्रय, अन्योना नया आश्रय। ठीक है, चक्रक आश्रय, अन्य अनवस्था। पहला क्या है? प्राण बाधित। दूसरे के पक्ष को असंभव्यता को देखकर अपने पक्ष को सही दिखाना प्राण बाधित है। आग न होती तो धुआं कहाँ से आता? कामला न होता तो आंखों पीला कैसे पड़ती? ठीक है, आत्माश्रय। जिस व्यक्ति को सिद्ध करने हो उसके लिए उसी के सहारा लेना आत्माश्रय। उदाहरण, बिलो ज्वर है अतः उसे ज्वर का नाश होता है। निया आश्रय। ठीक है, एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना। ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं, तथा वेदों में लिखा सब कुछ सत्य है क्योंकि ईश्वर प्रीत है। ठीक है, चक्रक आश्रय। वस्तुओं का एक दूसरे से अवलंबित होना और उन्हें एक में होना और उन्हीं में से एक के सहारे दूसरे को सिद्ध करना चक्रक आश्रय। मंडल में तर्क करने को चक्रक आश्रय कहा जाता है। राजेश उठ, ऐसा कहकर राजेश को नींद से उठाना, यह तर्क लगाना कि यदि राजेश जाग नहीं रहा होता तो सुनता कैसे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो शब्द कैसे सुना जाता? और यदि जाग नहीं रहा होता तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होता? यहाँ जागृत होने का सुनने के आधार पर, सुनने को इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पर और पुनः इंद्रिय सन्निकर्ष को जागने के आधार पर सिद्ध किया गया है। इसे चक्रक आश्रय कहते हैं। ठीक है, क्या है? अनवस्था। जब किसी परंपरा का अनुसरण करते समय उसका अंत कहीं नजर नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं? अनवस्था। दृष्टि उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते अतः कारण तक पहुंचा जाता है, यदि न पहुंचे तो अनवस्था आ जाती है। ठीक है, ऐसा न हो इसलिए हम ईश्वर तत्व को मान लेते हैं। मेरे पूर्व मेरे पिता, उनके पूर्व उनके पिता, उनके पूर्व, इस प्रकार के तर्क का कोई अंत नहीं होता था, इसे अन्न अवस्था कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है,
तो तर्क के उसके 5 भेद है: प्रमाण बाधित, आत्माश्रय, अन्योनाश्रय, चक्रक आश्रय और अनवस्था। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये भी है अनुमान का क्रियात्मक और नैतिक चिकित्सक एवं अनुसंधात्मक उपयोगिता। ठीक है, क्या बता रहे थे आचार्य चरक ने रोग विज्ञान के लिए 3 साधनों का उल्लेख किया है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसकी एक सीमा है, प्रत्यक्ष वस्तुएं अल्प है और अप्रत्यक्ष अनंत। इन्हीं सब वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या अनुमान की क्रियात्मक उपयोगिता। शरीर क्रिया की दृष्टि से विचार करने पर दोषों के कर्मों का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। अवस्थापाक का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। जनन शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है अनुमान का नैतिक अधीन अनिक उपयोगिता। व्याधि के पूर्व रूप को देखकर व्याधि के अनुमान किया जाता है। गुड़ लिंग व्याधियों का निदान अनुमान से किया जाता है। रोगी के मूत्र में चींटियां लगने से प्रमेय का अनुमान किया जाता है। अरिष्ट लक्षणों को देखकर व्याधि के असाध्यता का अनुमान किया जाता है। चरक विमान स्थान अध्याय 4 अनुसार अनुमान द्वारा गे विषय। पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान, व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान, व्यवसाय से विज्ञान का अनुमान, आसक्ति से रजोगुण का अनुमान, अज्ञान से मोह का अनुमान, ध्रुव से क्रोध का अनुमान, दीनता से शोक का अनुमान, अमोद प्रमोद से हर्ष का अनुमान, संतोष से प्रीति का अनुमान, भय से विषाद का अनुमान, स्मरण शक्ति से स्मृति का अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अनुमान की चिकित्सीय उपयोगिता। ठीक है, संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ये चिकित्सा निर्धारित की जाती है। पथ्य निर्धारण से युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुमान की अनुसंधात्मक उपयोगिता। क्या कह रहा है, ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को अनुमान कहते हैं। ठीक है, अनुमान तार्किक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो दो चीजों के बीच अचल संबंधों की सहायता से प्राप्त की जाती है। उसी आधार पर एक को देखते हुए हम दूसरे की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का होता है और अनुसंधान में उनकी विभिन्न अध्ययन तकनीकों के साथ यह संबंधित हो सकते हैं। शेषवत अनुमान कारण का अनुमान करना, पूर्वोत्तर समूह अध्ययन। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के साथ संबंधित हो सकते हैं। पूर्वत अनुमान कार्य का अनुमान करना, संभावित समूह अध्ययन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के साथ सहसंबंधित हो सकता है। समानोदृष्ट वर्तमान में सामान्य रूप से देखे जाने वाली घटनाओं को पार अनुभागीय अध्ययन क्रॉस सेक्शनल स्टडी को सहसंबद्ध किया जा सकता है। अनुमान प्रयोगात्मक अध्ययन के बाद एकत्र किए गए आंकड़ों का विवेचन करने की मदद करता है। इससे परिणाम निकालने में मदद मिलती है। अनुमान का अन्य प्रकार परार्थ अनुमान है, जिससे एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान दूसरे को विवरित किया जाता है। इसे अनुसंधान की रिपोर्ट रिसर्च लिखने के साथ संबंधित किया जा सकता है। दूसरों को इस ज्ञान को विवृत करने का साधन पंचअवयवी वाक्य है, जिसे निम्नलिखित प्रतिज्ञा को हाइपोथेसिस, हेतु को रीजन, उदाहरण को एग्जांपल, उपनय को जस्टिफिकेशन, निगमन को कंक्लूजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो अनुमान प्रमाण चैप्टर था अध्याय का समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उपयोगी प्रश्न है, देख लेते हो। पहला क्या है प्रश्न, अनुमान शब्द की निरुक्ति लिखते हुए अनुमान प्रमाण के लक्षण लिखें। हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, परामर्श, अनुमिति, दृष्टांत की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या सकता है आपके व्याप्ति के भेदों का वर्णन करें। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान का वर्णन करें। चरक संहिता के अनुसार अनुमान के भेदों का वर्णन करें। ठीक है, हेतु आभास का विस्तार में वर्णन करें। ठीक है, आयुर्वेद का अनुमान का आयुर्वेद में उपयोगिता में लिखें। ठीक है, फिर क्या है हेतु के लक्षण एवं भेदों का प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अध्याय 14 जो कि है युक्ति प्रमाण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।